हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज ये सारे के सारे एस्पिरेंट्स शुरू कर देते हैं अपने सेशन को। लास्ट हमने जहां तक पढ़ा था, लास्ट हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको पढ़ रहे थे। ठीक है घनश्याम, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था पहले मेल गैमेट फॉर्मेशन को, और लास्ट बात मैंने बताई थी कि स्पोरोजिनस सेल होती हैं जिनसे माइक्रोस्पोर, जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, उनसे माइक्रोस्पोर बनता है। और माइक्रोस्पोर जो होता है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है बच्चे, उसके अंदर हजारों माइक्रोस्पोर बनते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था मैंने। उन्हीं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के पोलन ग्रेन बनता है जो फाइनल सेल होती है प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए बच्चे। अब एक माइक्रो स्पोरेंजियम में, ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बच्चे हजारों माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है सर, उनकी फॉर्मेशन होती है। ओके सर, और इसका मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर मैंने कहा बना है, हजारों बने हैं, और माइक्रोस्पोर आगे चल के किस रूप में बदल जाते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ना, इन पोलन ग्रेन्स के अंदर ही वो ऐसी सेल होती है जिनसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, पोलन ग्रेन के अंदर ही होती है। इसीलिए मतलब मेल गैमेट जो होता है वो पोलन ग्रेन के अंदर ही होता है, वो बच्चे पराग कण के अंदर ही होता है। इसीलिए पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल यहीं पर बनेगी। लगभग बहुत टीनी होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, और स्फेरिकल शेप होती है। लगभग 25 से 50 mm के आसपास इनका साइज होता है, बहुत छोटे साइज के होते हैं बच्चे। ठीक है, 2 लेयर होती हैं पोलन ग्रेन के अंदर। अभी पोलन ग्रेन के विषय में ही हम सारी बातें पढ़ रहे हैं, अभी जो बात चल रही है हमारी पोलन ग्रेन के विषय में। पोलन ग्रेन यानी पराग कण जो होता है बच्चे, इसमें 2 लेयर होती हैं। इसके चारों तरफ 2 लेयर्स होती हैं, 2 परत होती हैं, 2 परत होती हैं। एक होती एक्साइन जो बाहरी परत होती है, और एक होती बच्चे इंटाइन जो इसकी आंतरिक परत है। ठीक है, 2 परत होती हैं सर। एक्साइन जो होती है बहुत हार्ड होती है क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन नाम का एक केमिकल होता है, ये वेरी हार्ड होती है। किसके कारण? ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, किसके का? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ऐसा होता है जिसके ऊपर तुम एसिड फेंक दो, बेस फेंक दो, ये नष्ट नहीं होता बहुत जल्दी से, बहुत मजबूत होता है स्पोरोपोलेनिन, इसलिए पोलन ग्रेन्स आपके जल्दी से खराब नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, कोई एंजाइम से नहीं तोड़ सकते, एसिड बेस से भी नहीं टूटता है ये आपका। ठीक है, अच्छा
कुछ कुछ जगह पे ये एब्सेंट होता है, मतलब बाहरी जो लेयर है ना, पोलन ग्रेन है, मान लो पोलन ग्रेन के बाहर ये जो लेयर होती है, तो ये लेयर कुछ कुछ जगह पे खाली होती है, जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसे कुछ कुछ यहाँ पर खाली जगह होती है, उनको कहते हैं जर्म स्पोर, उनको जर्म स्पोर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से ये स्पोरोपोलिन नहीं होती उनको हम जर्म जर्म स्पोर नहीं जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जर्म छिद्र उनको कहा जाता है। इसका क्यों होते हैं, इनसे क्या फायदा मिलता है? ये जो मेरे भाई जर्म पोर होते हैं ना, इनसे फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल गैमेट है यहीं से बाहर निकलते हैं। मैंने कहा पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट यानी पुरुष कोशिका होती है फ्लावर की, तो वो पोलन ग्रेन के अंदर से बाहर भी तो निकलेंगे, तो इस जर्म पोर जो छिद्र होते हैं ना, इन्हीं की सहायता से मेरे भाई वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से वो बाहर निकलते हैं, याद रखिएगा आप इस बात को। तो जर्म पोर बाहर निकलते हैं सर, यहाँ से जर्म पोर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलेंगे तभी तो मेल सेल के साथ में, जब तो फीमेल सेल के साथ में मिलेगा ये। अच्छा, फिर इंटाइन जो होती है आंतरिक परत, ये दो चीजों से बनती है, एक सेलुलोज और एक पैक्टीन से। ठीक है, सेलुलोज और एक पैक्टीन से बनती है मेरे भाई। आंतरिक परत सेलुलोज से बनी होती है और पैक्टीन से बनी होती है, याद रखिएगा। चलिए सर, अब बात करते हैं जो हमारा माइक्रोस्पोर है। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था कि माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन। तो मेरे भाई माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन जो बनने की जर्नी है, अब उसको समझेंगे हम लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था भाई पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं, और यहाँ जो अभी मैं आपके सामने लिखूंगा ना, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रख लीजिएगा। अभी जो प्रक्रिया बताऊंगा, माइक्रोस्पोर से बनते हैं आपके पास में पोलन ग्रेन, और ये जो प्रक्रिया अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इससे आपका 100% क्वेश्चन बनने वाला पेपर में, और लगभग हर पेपर के अंदर ये बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जस्ट अ सेकंड बच्चे। जस्ट अ सेकंड।
चलो बढ़ते हैं। मैंने कहा आपको माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने की जो जर्नी है इसको हमें शुरू करना है मेरे भाई। ठीक है, अब्दुल नफीज कह रहे हैं क्या हुआ सर जी, आपको कुछ दिख रहा है क्या कुछ होते हुए? आपको बोला कि एक सेकंड रुको, तो मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रोसेस कुछ चल रही होगी, कुछ काम चल रहा होगा। है क्या हुआ सर जी, कमाल करते हो तुम। तो अभी इस प्रोसेस को समझते हैं मेरे भाई। और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन किस प्रकार से बनेगा। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो इस प्रोसेस में क्या होगी, आपका माइक्रोस्पोर जो है वो एक्सपेंड करेगा। पहली प्रक्रिया क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का विस्तार होगा मेरे भाई। माइक्रोस्पोर का विस्तार होगा मेरे भाई। पहली बात, माइक्रोस्पोर बना है आपका, एक सेल बनी है, ये मान लो माइक्रोस्पोर सेल बनी थी, इसका हुआ एक्सपेंशन और इसका विस्तार हुआ। ये पहले के कंपैरिजन में इसके अंदर ज्यादा मटेरियल्स इकट्ठे हो गए। फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स बनेंगे, बहुत सारी अंदर ही अंदर रसधानियां बनेंगी। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, यानी कि सर रसधानियों का मेरे भाई क्या होने वाला है सर, रसधानियों का निर्माण भी होने वाला है। एक तो माइक्रोस्पोर का एक्सपेंशन होगा, रसधानियों का निर्माण होगा, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर बन गया था इसके अंदर अब ऐसी कुछ रसधानियां बनेंगी। रसधानियां अपने सेल या कोशिका के अंदर पड़ा होगा, एक ऑर्गेन होता है, एक अंग होता है। फिर जो आपका माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, पहले सेंटर में है, अभी आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिख रहा है, ये दीवार की तरफ जाएगा, न्यूक्लियस ट्रांसफर्ड टू वाल्स। नाभिक जो है, नाभिक दीवार की तरफ जाएगा। ये रसधानियां यहां आ गई, ये नाभिक खिसक गया दीवार की तरफ। सेल जो है आपकी कोशिका की वाल की तरफ जाएगा बच्चे। फिर न्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस करेगा, विभाजन करेगा, डिवीजन करेगा। न्यूक्लियस गेट डिवाइड, नाभिक का मेरे भाई विभाजन होगा। न्यूक्लियस गेट डिवाइड करने से ये जो सेल थी ये ऐसे, ए न्यूक्लियस का आधा हिस्सा ऊपर रह गया और एक हिस्सा न्यूक्लियस का इधर, एक इधर, डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बन गए, एक ऊपर एक नीचे, दो भाग में ये आपका विभाजित हो गया माइक्रोस्पोर। अब दो सेल प्राप्त हो गई हमें, ठीक है, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। दो सेल प्राप्त होगी इसी के अंदर, एक ऊपर वाली सेल, एक नीचे वाली। ऊपर वाली सेल जो होती है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और इसको बोलते हैं मेरे भाई जनरेटिव सेल, उत्पादक कोशिका। मतलब इसी से, यही सबसे मेन है जिससे नया प्लांट बनेगा। बताऊंगा कैसे। दो सेल बनेगी, ये वेजिटेटिव जो बड़ी वाली सेल है ना,
इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भरा होता है, बहुत सारा इसमें पोषण होता है। और ये पोषण किसको देने के लिए होता है मेरे भाई? ये जनरेटिव सेल को देने के लिए होता है। दो प्रकार की बन गई, ये आपकी, मैंने कहा कि फूड रिजर्व है, न्यूट्रिशन है, और ये जनरेटिव सेल बन गई। जनरेटिव सेल जो होती है स्पिंडल फाइबर, सुना होगा आपने, स्पिंडल शेप होती है, फाइबर की शेप की होती है। उसके बाद में फिर ये जो वेजिटेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल को निगल जाएगी। वेजिटेटिव सेल एनगल्फ जनरेटिव सेल। कायिक कोशिका उत्पादक कोशिका को मेरे भाई निगलेगी सर, ये उसको निगल जाएगी, निगल में खाई नहीं जाएगी, बस अपने अंदर ले लेगी उसको, ठीक है। यानी सेल के अंदर सेल हो जाएगी। मतलब इसको अगर साफ तौर पे बोलो तो ये एक सेल, इसके अंदर दूसरी सेल, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये सेल है। एक सेल के अंदर दूसरी सेल आपकी क्या हो जाएगी? अंदर चली जाएगी। मतलब सेल विद इन द सेल, मतलब इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल। बोले तो कोशिका में कोशिका, ठीक है, कोशिका में कोशिका बच्चे जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा सर, ठीक है। समझ में आ गई बात आप सभी को? तो कोशिका में कोशिका उसको कहा जाएगा हमारे द्वारा। और इसको जब एक सेल में दूसरी सेल बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं टू सेल स्टेज। इसको हम बोलते हैं मेरे भाई टू सेल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। टू सेल स्टेज के नाम से मेरे भाई इसको हमारे द्वारा जाना जाता है सर। क्लियर हो गई बात आप सभी को? ओके सर, टू सेल स्टेज होगी। 60% प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही आपका माइक्रोस्पोर इस अवस्था में आता है तो हम बोलते हैं वो पोलन ग्रेन बन गया है। और अब इस अवस्था में आने के बाद, ये टू सेल स्टेज में आने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो रिलीज हो जाता है फ्लावर से बाहर, रिलीज हो जाता है वो वहां से, वो मेरे भाई पुष्प से बाहर मुक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात आप सभी को? वो रिलीज हो जाता है मेरे भाई, वो मुक्त हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। क्लियर है ना यहां तक की चीजें? ओके सर, तो रिलीज हो जाएगा, मुक्त होगा, और अब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कितनी सेल स्टेज पर, कितनी कोशिकीय अवस्था पर, कितनी सेल स्टेज पर मेरे भाई क्या होता है, कितनी कोशिकीय अवस्था पर आपका पोलन ग्रेन तैयार हो जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए मुक्त हो जाता है? तो 2 सेल स्टेज पे। कितने में? ये होता 60% प्लांट में, सभी में नहीं होता, ज्यादातर में इतनी स्टेज पे होता। लेकिन जो 40% प्लांट बच गए बाकी, उनमें पोलन ग्रेन कब रिप्रोडक्शन करने के लिए रिलीज होता है, कब तैयार होता है, कब रेडी होता है, उनकी ओर सुन लो। उनमें 3 सेल स्टेज होती है। 3 कैसे? उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है ना, वो माइटोसिस करके 2 नई सेल बना लेता है। कुछ में क्या होता है कि ये वेजिटेटिव सेल, इसमें जो एक सेल थी ना, वो डिवीजन करके, मतलब माइटोसिस मेथड से डिवीजन करके अंदर ही एक सेल और बना लेती है। तो अब ये होगी 3 सेल स्टेज। तो कुछ प्लांट में इस स्टेज में क्या होता है? रिलीज होता है, बाहर छोड़ा जाता है, ताकि किसी फीमेल फ्लावर के ऊपर जा करके प्रजनन की क्रिया पूरी हो।
तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, 2 सेल में भी हो सकता है, 3 सेल स्टेज में भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी हो सकता है। ओके सर, इसको बोलते हैं शेडिंग। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं शेडिंग बोलते हैं, मतलब पोलन ग्रेन रिलीज होकर के मुक्त हो गया, तो कई बार बोलते हैं कि पोलन ग्रेन शेड हो गया, बाहर मुक्त हो गया, फ्री हो गया। ओके सर, पोलन ग्रेन जो होता है उसकी वियाबिलिटी कितनी होती है, मतलब आज अगर कोई पोलन ग्रेन रिलीज हुआ है, उसकी वियाबिलिटी मतलब कितने समय तक जीवित रहेगा। अभी मान लो पोलन ग्रेन शेड हुआ, तो ये पोलन ग्रेन जो निकला है, मतलब इसकी विएबिलिटी या जीवन काल कितना होता है। तो याद रखना भाई, कोई फिक्स नहीं होता, इसका वेरिएबल होता अलग अलग प्लांट में। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर 30 मिनट तक का जीवन होता है केवल। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें कई महीनों तक पोलन ग्रेन जीवित रहता है, मतलब आज पोलन ग्रेन किसी प्लांट से निकला तो वो महीनों बाद भी अगर कहीं दूसरे फ्लावर पे पहुंच गया फीमेल पे, तो भी वो रिप्रोडक्शन कर देगा, तो भी मेरे भाई नया प्लांट को जन्म देने के लिए वो तैयार कर सकता है। ठीक है, ओके सर। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत होता है इनमें, बहुत रिच होते हैं, रिच इन न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स जो मेरे भाई होते हैं रिच इन न्यूट्रिशन, पोषण से भरपूर होते हैं, इसलिए भोजन के रूप में भी खाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स फूड के रूप में भी खाए जाते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए सर। ओके भाई, तो ये तो बात हुई हमारे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सभी ने समझ लिया होगा। अब हम शुरू करेंगे बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के विषय में। प्लांट्स के अंदर अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के विषय में अब हम बात करेंगे। मादा प्रजनन अंग। ठीक है, मादा प्रजनन अंग के विषय में बच्चे अब हमारे द्वारा की जाएगी सर बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो देखो यार, यहां पर क्या चीज होने वाली है भाई। अब फिर से फीमेल के अंदर मैंने कहा था भाई, जितना भी फीमेल पार्ट है उसको क्या नाम दिया जाता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम किससे मिलके बनता है, मैंने कहा था आपको भाई, पिस्टिल या कार्पेल। मतलब या तो पिस्टिल बोल दो या कार्पेल बोल दो, मेन चीज होती है ये वाली, पिस्टिल या कार्पेल। अब ये पिस्टिल या कार्पेल ही तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बहुत सारे होते हैं तो इनके ग्रुप को हम गाइनोसियम बोलते हैं। फ्लावर के अंदर बच्चे एक बात याद रखिएगा, जो ये पिस्टिल या कार्पेल होते हैं, पिस्टिल या कार्पेल जो होते हैं फ्लावर में, हो सकता है कि इनकी संख्या सिंगल हो या हो सकता है बहुत सारे हों। तो मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार के हम प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं। इसके आधार पे मोनो कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी दो प्रकार के हम बोल देते हैं मेरे भाई। तो जिसमें एक ही कार्पेल हो या जिसमें मैनी कार्पेल हो, बहुत सारे कार्पेल हो, उसी आधार पे हम ऐसा बोल देते हैं, है ना। मैनी यानी बहुत सारे हो तो पॉली, नहीं तो आपका ये बोल सकते हो आप। मैंगो होता है, जैसे मैंगो होता है मोनोकार्पेलरी, और स्ट्रॉबेरी को आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉबेरी को यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। समझ में आ गई ना बात आप सभी को। ओके सर। अब ये बहुत सारे अगर कार्पेल्स होंगे ना, तो फिर से दो चीज हो सकती है, या तो सिनकार्पस या फिर एपोकार्पस, दो तरह से होंगे। मतलब जो ये मल्टी कार्पेलरी होते हैं, मतलब जिन्हें बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, सिनकार्पस
या एपोकार्पस, बहुत बार पढ़ चुके हैं पीछे ये चीजें। सिनकार्पस का मतलब होता है जुड़े हुए, जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हों। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री हों, सारे के सारे जो कार्पेल्स हों मुक्त हों, एक दूसरे से अलग अलग हों, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए ना हों, तो एपोकार्पस है ना। याद रखिएगा इस बात को भाई। ओके सर, अब हम मेन चीज पे आते हैं, हम अपने अब मेन चीज पे आते हैं भाई। और अब मुझे एक नाम बताओ, मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल के लिए फ्लावर में, उसका नाम क्या होता है? तो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या होता है बच्चे? ओवेरी। अब सारा हमारा फोकस यहीं पर शुरू होगा, और जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करी थी, अब हम लोग बात करने वाले हैं सारे के सारे इस ओवेरी के विषय में। ओवेरी के विषय में या सर अंडाशय के विषय में? समझ गए? ओवेरी के अंदर जो कैविटी होती है बच्चे, उसका क्या नाम दिया जाता है हमारे द्वारा? चलिए, तो भी जो ओवेरी है, अंडाशय, आपने पीछे की कुछ क्लास में, शायद पिछली क्लास में देखा था कि ओवेरी की जो कैविटी होती है, उस कैविटी सॉरी ओवेरी जो होती है उसके अंदर कैविटी है, मतलब बहुत सारी खाली जगह पे जिसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवेरियन कैविटी को हमारे द्वारा क्या कहा जाता है? ओवेरियन कैविटी जो है उसका नाम बता सकते हो बच्चे आप? जहां तक मेरा अनुमान है, सुना आप सभी बच्चों ने होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा। एक शब्द होता है बच्चे, लोक्यूल जिसको बोलते हैं। ओवेरी के अंदर की जो कैविटी होती है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो उस कैविटी को बोलते हैं लोक्यूल। ठीक है, उस कैविटी को कहा जाता है मेरे भाई लोक्यूल के नाम से, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब लोक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ओव्यूल होता है, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा। लोक्यूल मतलब जो ओवेरी के अंदर कैविटी है उसमें क्या होगा? ओव्यूल होगा। ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। और ओव्यूल जो है ना, उसी के अंदर तो जो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है वही इसी में तो होती है। जैसे वहां पे पोलन ग्रेन में थी ना, यहाँ पे ओव्यूल में होती है। इसलिए ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरांजिया कहा जाता है।
मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता था, है ना, तो यहाँ पर इसको मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। वहाँ पे एंथर था, एंथर के अंदर कैविटी थी, तो आपने देखा था। यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया कहा जाता है ओव्यूल को। ओव्यूल कहाँ से राइज होते हैं? ओवेरी के अंदर एक लेयर होती है, एक परत होती है प्लेसेंटा। तो ओव्यूल अराइज होते हैं, ओव्यूल अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। जो स्लेस्मा मेम्ब्रेन है मेरे भाई, ये ओव्यूल जो है ये स्लेस्मा से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ओव्यूल या बीजांड जो है, बीजांड आपका ये स्लेस्मा यानी प्लेसेंटा नाम की मेम्ब्रेन होती है, हमारे अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी, उससे उत्पन्न होते हैं। ठीक है। और प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा ओवेरी में होती है, प्लेसेंटा से ओव्यूल कनेक्ट है। ओवेरी फ्लावर में है, फ्लावर में ओवेरी, ओवेरी में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है आपका ओव्यूल। ध्यान रखिएगा आप लोग, आपसे पूछ ले कि ओव्यूल को फ्लावर से कौन जोड़ता है? प्लेसेंटा जोड़ती है मेरे भाई। ओके सर, दूसरा और क्या काम करती है? और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये प्लेसेंटा जो है ये ओव्यूल को न्यूट्रिशन भी देती है, पोषण भी देती है मेरे भाई। ठीक है। और साथ में इसको कनेक्ट करके भी रखती है, कनेक्ट टू फ्लावर, पुष्प से मेरे भाई जोड़ती भी है। तो फ्लावर से जोड़ के भी रखती है और इसको उसके साथ में कनेक्ट भी करके रखती है। ठीक है भाई। अब हम समझते हैं ये जो ओव्यूल या ओवेरी है, इसके अंदर की संरचनाएं हम लोग देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से पार्ट किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं हमारे ओव्यूल के अंतर्गत। तो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने वाली एक स्टिक जैसी चीज होती है, ये मान लीजिए, ये ऐसे मान लो, ये डंडी है, इधर प्लेसेंटा इधर ओव्यूल है। तो ये कनेक्ट करने वाली जो डंडी है ना मेरे भाई, इसको कहते हैं फ्यूनाइकल। ठीक है। इसको कहा जाता है हमारे द्वारा सर फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल होती है, फ्यूनिकल का मतलब है जो प्लेसेंटा से और ओव्यूल को जोड़ने वाली डंडी होती है, उसको कहा जाता है। फिर यहाँ इस डंडी के बाद शुरू हो जाता है हमारा हमारा ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड। इसमें कुछ लेयर्स भी होती हैं जो घेर के रखते हैं इसको। ये जो हिस्सा है, जो जोड़ने वाला हिस्सा, जो जॉइंट वाला हिस्सा है, फ्यूनाइकल और ओव्यूल, इनका जो जॉइंट वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है बच्चे, इसको कहा जाता है सर हाइलम। हाइलम के नाम से जानते हैं, जो जॉइंट है इसका। नीचे फिर आपको एक कॉर्नर दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अंदर कुछ इस प्रकार से संरचना आप अलग से कंसिडर कर लीजिए। ऐसे यहां वाली जो ओपनिंग है इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। और ऊपर वाला जो ये हिस्सा है इसको चलाजा कहते हैं, मतलब अपोजिट। ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला जो हिस्सा होता है उसको चलाजा कहा जाता है। इसके बाद ये बहुत सारे इंटेगुमेंट होते हैं। इंटेगुमेंट मतलब लेयर होती है, जो मैंने कहा ना, ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। तो सिंगल भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है, इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये परत होती है, इंटेगुमेंट बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। जो हमारा अंदर ये है ना, ओव्यूल का जो आंतरिक भाग है,
उसकी सुरक्षा करना, उसकी प्रोटेक्शन करना बच्चे इनका काम होता है सर। अंदर होता है एम्ब्रायो, भ्रूण। यहां पर आपको देखने को मिलेगा भ्रूण, यहाँ पे ये है आपका एम्ब्रायो या एम्ब्रायो सैक बोल सकते हो। और एम्ब्रायो के ऊपर यहाँ पर सेल होती हैं बहुत सारी। यहाँ पर बहुत सारी सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं बच्चे। इन सेल को बोलते हैं न्यूक्लियस सेल। इनमें फूड स्टोर होता है, भोजन संचित होता है। इनको कहते हैं न्यूक्लियस सेल। न्यूक्लियस कोशिका, इनमें बच्चे फूड स्टोर होता है। इनमें भोजन संचित होता है सर, ठीक है। इनमें होता है सर फूड का स्टोरेज, यानी भोजन का संचय होता है। याद रखिएगा इस बात को। ओके सर, समझ में आ गई बात। चीजें हमारे पास यही होती हैं। अब ओव्यूल जो होते हैं ना, ओव्यूल ऐसा नहीं कि दुनिया के हर प्लांट में एक जैसे होती है। स्ट्रक्चर मैंने बता दी, इनमें होगा क्या सारी बातें अभी सिखाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर जान रहे हैं। अभी हम फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको अभी तक हमने नहीं समझा, कुछ भी 1% नहीं समझा। अभी चलने वाला है, ये बहुत चलने वाला है अभी। तो मैंने कहा है यहाँ पर आपके सामने ये ऐसे पार्ट है। अब जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड जिसकी स्ट्रक्चर आपने देखी है, 2 प्रकार के प्लांट में कुछ इसमें डिफरेंस हो सकता है। 2 प्रकार के मतलब विकसित पौधे आपने सुने होंगे। सबसे ज्यादा विकसित पौधे जो होते हैं, एक एंजियोस्पर्म के नाम से जिनको जाना जाता है, और एक बच्चे जिनको हमारे द्वारा जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है ना। आवृत बीजी और अनावृत बीजी। एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें ओव्यूल जो होता है वो इनसाइड द ओवेरी होता है, अंडाशय के अंदर होता है मेरे भाई। और जिम्नोस्पर्म के अंदर नॉट इनसाइड, क्योंकि वहां पे ओवेरी मिलेगी नहीं आपको। जिम्नोस्पर्म सुना है ना आपने, ऐसे लकड़ी वाले पौधे, उनके अंदर देखो फल तो लगते नहीं है। जो फ्रूट नहीं लगते तो फ्रूट के अंदर तो सीड भी नहीं होगा। जो फल के अंदर बीज होता है ना वो इसमें आते हैं, जो फल के अंदर बीज नहीं होता वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो एंजियोस्पर्म कैटेगरी के जो प्लांट हैं, क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। एंजियोस्पर्म कैटेगरी के जो प्लांट है मेरे भाई, तो उन प्लांट्स के अंदर ओवेरी के अंदर होता, नहीं तो ये बाहर ही लटकते हैं बिना किसी फ्रूट, बिना किसी ओवेरी के, ठीक है। ओके सर। और ओव्यूल से क्या बनता है? सीड बनता है। वो तो आप सभी जानते हो भाई। जब फीमेल सेल के पास में मेल सेल आएगी तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? नया बीज बनना। तो बीज बनता, दोनों में ही बनता है बीज। ओ एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें दोहरा निषेचन होता है। और इनके अंदर मेरे भाई सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, एकल निषेचन होता है। मतलब क्या इस बात का? अभी छोड़ दीजिए, इसके ऊपर हमें पूरी चर्चा करनी है इसी यूनिट में। बट इतना कह देता हूं कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल सेल और फीमेल सेल 2 बार मैच करेंगे, 2 बार मिलेंगी। क्या क्या पर्पज होंगे? दोनों का अलग अलग पर्पज होगा, तो इसको अभी के लिए भूल जाओ। लेकिन इतना याद रख लेना कि एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 बार मेल और फीमेल सेल मिलती हैं, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है। चलो सही, तो हम एक आध एक्स्ट्रा बात में घुस गए। मेन हमारा काम क्या था? मेन हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के अंदर अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो आप लोग इतना जरूर समझ गए होंगे मेरे भाई कि हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के आसपास सेल हैं। अब यहीं पर इसी ओव्यूल के अंदर ही हमारा क्या होना है? मेगास्पोर बनना है। जैसे माइक्रोस्पोर कब बोलते थे? जब मेल सेल की बात थी। फीमेल सेल के केस में मेगास्पोर बोलते हैं। तो अब हमें देखना है मेगा स्पोरोजिनेसिस। ये जिनेसिस शब्द का मतलब होता है जन्म होना किसी चीज का। मतलब मेगास्पोर
मेगास्पोर का निर्माण मेरे भाई, मेगास्पोर का निर्माण, मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोर का निर्माण। मेगास्पोर यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसका निर्माण किससे होता है? ओव्यूल से होता है। देखो भाई कैसे होगा, भाई जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल वो क्या होता है? वो एमएमसी होता है। एमएमसी का मतलब पीछे भी किया था, एमएमसी का मतलब क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। वहां पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेगास्पोर मदर सेल मतलब फीमेल जो सेल बनेगी रिप्रोडक्टिव वाली, मेगास्पोर बोल रहे हैं अभी, तो उसका निर्माण किससे होगा? ओव्यूल से होगा। ओव्यूल अपने आप को बदल के मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट करेगा, और मेगास्पोर मदर सेल जो हैं इनसे फिर किसका निर्माण होगा? मेगास्पोर यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनकी आरंभिक अवस्था होती है, इसका निर्माण होगा मेरे भाई। ठीक है, कैसे होगा? ये जो एमएमसी है ना, जो मेगास्पोर मदर सेल, इनमें क्या होता है? डिवीजन होता है। और डिवीजन कौन से मेथड से होता है? इनमें मेरे भाई होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन से। पीछे तो समसूत्री से हुआ था, इनमें होता है मेरे भाई अर्धसूत्री विभाजन से डिवीजन। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी नई सेल बनती हैं? 4 नई सेल बनती है मेरे भाई, हमेशा 4 नई सेल बनती हैं। और जब मियोसिस मेथड से होता है अर्धसूत्री मतलब आधे गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र का मतलब है हैप्लॉइड बोलते हैं, जिनमें आधे गुणसूत्रों पहले भी चर्चा हो चुकी है। हैप्लॉइड या अगुणित, यानी 4 सेल बनेंगी बच्चे, जो कि कैसी होंगी? जो कि हैप्लॉइड होंगी सर, अगुणित होंगे मेरे भाई। ओके सर, फिर क्या होगा? ये जो 4 सेल बनी है ना, इनमें से एक मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। इनमें से एक सेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि फाइनली फीमेल की तरफ से जो रिप्रोडक्शन करने के लिए सेल जहां पर होती है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो 4 की 4 नहीं बनेंगी, 4 में से एक सेल क्या करेगी? फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी। मतलब एक मेगास्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बनेगा। 3 है वो आपकी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 3 जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे 4 में से। तो इधर मैं 3 क्या हो गई? नॉन फंक्शनल, मतलब उन्होंने आगे अपना विकास नहीं किया प्रजनन की क्रिया में भाग लेने के लिए। तो एक सेल आपकी फीमेल गैमेटोफाइट बन गई। फीमेल गैमेटोफाइट से फिर क्या होगा? एम्ब्रायोसेक बनेगा। एम्ब्रायोसेक मतलब भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में क्या होता है? इसी में होता है फीमेल गैमेट, मतलब नर की जो मादा की तरफ से जो कोशिका जिसको भाग लेना है, जो पुरुष की तरफ से पोलन ग्रेन आएगा ना रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पोलन ग्रेन के साथ में जिसको मिलना है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाना है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, जब आपकी एक ही सेल डेवलप करती है ना मेरे भाई, जब एक ही सेल आपकी डेवलप करती है तो एक बात याद रखिएगा, उसको मोनोस्पोरिक डिवीजन कहा जाता है। जब एक ही सेल आपकी आगे बढ़ती है ना, इनमें से एक ही सेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, तो इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। एक ही मेगास्पोर ने ग्रोथ करके आगे प्रजनन में भाग लिया तो इसको मोनोस्पोरिक के नाम से जाना जाता है सर। ठीक है, ओके सर। अब मेगास्पोर जो एक सेल है ना, एक सेल जो है मेरे भाई आपकी, अब ये एक सेल भी आगे चल करके बहुत सारे विभाजन की प्रक्रियाओं से गुजरेगी, और विभाजन की प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते फिर एक नए ऑर्गेन्स का निर्माण होगा, कई प्रकार के सेल बनेंगे और फिर प्रजनन की क्रिया शुरू होगी। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आज यहाँ तक करते हैं,
अगला फेज इसका शुरू करेंगे अगली क्लास के अंदर बच्चे, तो इसको अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।